हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से हम जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी की परीक्षा जो जीव विज्ञान विषय से साइंटिफिक ऑफिसर की भर्ती निकाली गई है, हम उसका जो पेपर खंड ब है उसकी तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें पाठ्यक्रम में मुख्यतः जीव विज्ञान दिया हुआ है पूरे सिलेबस में। और पूरे सिलेबस में कुल हमारे पास 5 इकाइयाँ दी है और प्रत्येक इकाई से 20 क्वेश्चन बनेंगे और सभी में हम फोरेंसिक जीव विज्ञान की दृष्टि से सभी इकाइयों को पढ़ना है, जिसमें हमारी पहली इकाई है फोरेंसिक जीव विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। आज से हम जो पहला पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास, फोरेंसिक जीव विज्ञान का परिचय, कार्य क्षेत्र, सिद्धांत, नैतिकता और महत्व को हम समझेंगे और धीरे धीरे ऐसे ही करते आगे बढ़ते जाएंगे हम और पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो आज हम फोरेंसिक जीव विज्ञान का परिचय देखेंगे और उसके पश्चात कार्य क्षेत्र और सिद्धांत देखेंगे और चलते हैं हम आगे हमारे मुख्य टॉपिक की ओर। जिसे दिया हुआ है कि फोरेंसिक जीव विज्ञान का परिचय, पहला ही हमारा मुख्य बिंदु दिया हुआ है, पहला पॉइंट कि फोरेंसिक जीव विज्ञान का परिचय दीजिए, समझाइए। परिचय में हमें, परिचय के बाद में हमें कार्य क्षेत्र के बारे में बात करना है, तो ये हमारा हो गया फोरेंसिक जीव विज्ञान का परिचय। फिर उसके बाद हम कार्य क्षेत्र देखेंगे और फिर सिद्धांत देखेंगे। तो पहला बिंदु हम शुरू करते हैं, फोरेंसिक जीव विज्ञान का परिचय। तो फोरेंसिक जीव विज्ञान का परिचय में हम देखते हैं कि जीव विज्ञान की ही एक यह शाखा है, बायोलॉजी की ही एक अंतर्गत ये शाखा है जिसे फोरेंसिक जीव विज्ञान कहा गया है। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपराधों से संबंधित जैविक साक्ष्यों जैसे कि रक्त, बाल, लार, ऊतक आदि का वैज्ञानिक परीक्षण और विश्लेषण किया जाता है, फोरेंसिक जीव विज्ञान कहलाता है। अर्थात जैविक नमूनों का हम विश्लेषण कर रहे हैं, जैसे कि रक्त हो गया, बाल हो गया, लार हो गया, ऊतक हो गया, सीमेन हो गया, उनका वैज्ञानिक परीक्षण करके हम उनका विश्लेषण कर रहे हैं। विश्लेषण करने के बाद उसे हम रिपोर्ट को एक वैज्ञानिक साक्ष्य के रूप में उपयोग करेंगे। तो जब ऐसी प्रक्रिया शुरू होती है और प्रारंभ होकर अंतिम चरण तक जो नमूने का बनेगा और कानूनी साक्ष्य बनेगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, फोरेंसिक जीव विज्ञान कहलाएंगे। या फिर हम कह सकते हैं फोरेंसिक जीव विज्ञान, यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अपराध स्थल से जो प्राप्त हुए हैं जैविक साक्ष्य, उनकी पहचान कर उनका विश्लेषण करना, जिसमें उनकी मुख्य रूप से शामिल है ब्लड शामिल है, सलाइवा शामिल है, सीमेन शामिल है, हेयर शामिल है, बोन्स हड्डियां शामिल है, तथा शरीर के अन्य भागों का ऊतकों का भी परीक्षण इसमें किया जाता है और एक रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं इसका उपयोग अपराधी की पहचान करने के लिए और अपराध की सच्चाई का पता लगाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। फोरेंसिक बायोलॉजी में हम मुख्यतः इसी संदर्भों में सभी टॉपिक पढ़ेंगे कि अपराधी की पहचान करने के लिए, अपराध की सच्चाई का पता लगाने के लिए हम क्या क्या प्रक्रिया करेंगे। और आसान शब्दों में थोड़ा सा इसको समझे हम, कि जब पुलिस किसी अपराध स्थल से मिले खून, बाल या अन्य जैविक चीजों की जांच करके यह पता लगाती है कि अपराध किसने किया है, तो उसे फोरेंसिक जीव विज्ञान कहते हैं। पुलिस के द्वारा घटना स्थल से जो उन्हें साक्ष्य मिले हैं वहां से वो नमूनों का संग्रहण करते हैं, सैंपल लेते हैं। सैंपल लेने के पश्चात लेबोरेटरी में जाता है, टेस्टिंग करने के बाद उसकी रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट करने पे जो संबंधित या अनुमानित जो अपराधी होगा उससे मिलान किया जाएगा और उसके पश्चात ही रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसे कानूनी साक्ष्य मानकर कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसमें इसमें मुख्यतः उदाहरण क्या क्या मानते हैं ये, कि खून के धब्बों की जांच करना, डीएनए टेस्ट लगाना, बालों की पहचान करना, पितृत्व की जांच करना। फोरेंसिक जीव विज्ञान का अर्थ और परिभाषा, भाषाई उत्पत्ति देखते हैं थोड़ा सा, कि फोरेंसिक जीव विज्ञान तो क्या है कि यह विज्ञान की ही एक शाखा है, महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें कानून की सहायता के लिए जीव विज्ञान के सिद्धांतों और तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। कानून की सहायता के लिए ही उपयोग कर रहे हैं जीव विज्ञान के सिद्धांतों का तथा तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं कानून में सहायता देने के लिए। जो फोरेंसिक शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द
फोरेंसिस, फोरेंसिस से हुई है जिसका अर्थ है फोरम, फोरम से संबंधित है। तो ये मुख्य आईएमपी पॉइंट हो गया। किससे किससे संबंधित है? तो ये हमारा फोरम से संबंधित है, फोरम से संबंधित है यहाँ पर। तो ये शब्दावली इंपॉर्टेंट हो गई। और कौन सी भाषा है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। हर जगह ग्रीक भाषा आता है, लेकिन हम यहाँ लैटिन भाषा का शब्द उपयोग कर रहे हैं। कि फोरेंसिक शब्द किसका है? तो ये लैटिन भाषा का एक शब्द है। और इसका अर्थ क्या है? फोरेंसिस का अर्थ है फोरम से संबंधित है। प्राचीन रोम में फोरम उस स्थान को कहा जाता था जहां पर सार्वजनिक बहसें तथा कानून से संबंधित मामले सुलझाए जाते थे, जैसे छोटे छोटे अदालतें कह सकते हैं। जीव विज्ञान, बायोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोस तथा लोगोस। बायोस का अर्थ है जीवन और लोगोस का अर्थ है अध्ययन करना। अतः इसका शाब्दिक अर्थ न्यायालय के उद्देश्यों के लिए जीवन के विज्ञान का विश्लेषण करना है, वैज्ञानिक विश्लेषण करना है। न्यायालय के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, कहने के मतलब न्यायालय को साक्ष्य मिले वहां से, उसके लिए जीवन के विज्ञान का वैज्ञानिक विश्लेषण करना मुख्य इसमें है, बात करी गई, चर्चा करी गई है। ऐतिहासिक हम पृष्ठभूमि देखते हैं इसकी, तो कब से कहां से भैया इसकी शुरुआत हुई है फोरेंसिक विज्ञान की? तो ऐतिहासिक शुरुआत इसकी 13वीं शताब्दी में हुई है। और फोरेंसिक जीव विज्ञान का इतिहास बहुत पुराना है। इसकी सबसे पहली झलक 13वीं शताब्दी में हमको देखने को मिली, वो भी कहाँ पर? तो चीन में। सबसे पहली झलक कहाँ पर देखने को मिल रही है हमको? तो सबसे पहली झलक हमको देखने को मिल रही है चीन में, देखने को मिल रही है। इंपोर्टेंट पॉइंट, 13वीं शताब्दी की बात है कि चीन में देखने को मिली। तथा वहां पर सुंगजू नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, नामक विद्वान ने अपनी किताब द वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्ग्स, पुस्तक का नाम पूरा याद रखें, साथ ही सुंगजू का भी नाम याद रखें। सुंगजू कौन है? तो ये व्यक्ति है जिन्होंने यहाँ से शुरुआत करी है, चीन के एक व्यक्ति है सुंगजू। और इन्होंने अपनी पुस्तक द वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्ग्स, ये बुक का नाम भी हमें याद रखना, सुंगजू का नाम भी याद रखना है। और किताब का नाम है द वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्ग्स, द वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्ग्स। एक अनोखी घटना मिलती है यहाँ पर इस बुक में। इसमें जिक्र किया गया है, उन्होंने बताया है कि कैसे केवल मक्खियों की मदद से एक कातिल को पकड़ा गया था। दरअसल मक्खियां हत्या में इस्तेमाल किए गए औजार और लगे खून और गंध की ओर आकर्षित हो रही थी। यहीं से कीड़ों के जरिए अपराध सुलझाने की शुरुआत हुई। कीड़ों के जरिए, जैसे कि एंटेमोलॉजी, कीड़ों को क्या बोलते हैं? तो कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है एंटेमोलॉजी कहा जाता है। और बाद में हम इनके जब जनक पढ़ेंगे तब इनका नाम वापस से फिर एक बार देखेंगे कि कीड़ों के जरिए अपराध को सुलझाने की यहाँ पर क्या हो गई? तो शुरुआत हो गई। विषय आधुनिक विकास और रक्त समूह की खोज हुई। आधुनिक समय में विकास क्या हुआ कि यहाँ से तो पहले धीरे धीरे तो फिर रक्त समूह की खोज हो गई, ब्लड ग्रुप की खोज हुई। और समय आगे बीतता गया तो विज्ञान ने और बेहतर कदम उठाए और 20वीं शताब्दी में बड़े बदलाव हुए। और जो वैज्ञानिक है, जो कार्ल लैंड स्टीनर, यहाँ पर शब्द थोड़ा अलग हो सकता है, इनका नाम है कार्ल लैंड स्टाइनर लिखा हुआ, लेकिन कार्ल लैंड स्टीनर ने इंसान के अलग अलग ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप की इन्होंने क्या कर दी? खोज कर दी। इस खोज के बाद पुलिस के लिए और आसान हो गया रास्ता। अपराध स्थल से मिले खून के जरिए यह पता लगा सके कि खून संदिग्ध व्यक्ति का किसका है, और अपराधियों को पकड़ने का एक ठोस वैज्ञानिक थोड़ा सा और आधार तय हुआ। यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है, पूरी तरह अभी डिफाइन नहीं हुआ है ये टेक्निक में, क्योंकि ब्लड ग्रुप समान भी हो सकता है। फिर उसके पश्चात और एक नई तकनीक विकसित हुई है, डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसे आधुनिक क्रांति हुई यहाँ से फोरेंसिक जीव विज्ञान में। तो फोरेंसिक जीव विज्ञान पूरी तरह यहाँ से बदल गया। और 1984 में इस विज्ञान के लिए सबसे महत्वपूर्ण यादगार साल हुआ, क्योंकि इस साल सर एलेक्स जेफरिस ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी की खोज करी। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज कब हुई? तो 1984 में करी गई। किसने करी गई? तो सर एलेक्स जेफरिस ने करी गई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब यहाँ से और आगे तकनीक ज्यादा विकसित हो गई। पहले तो अनुमान लगाए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी खोजी गई, ये बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध हुई इस क्षेत्र में।
और यहाँ पर और ही सबूतों को क्या कर दिया है, पक्का बनाने लगा है। वो तरीके को एकदम पक्का कर दिया गया है और किसी भी व्यक्ति की पहचान 100% यहाँ सटीकता हासिल हो गई। पहले तो थोड़ा सा अनुमान था, लेकिन अब यहाँ पूर्णतः 100% सटीकता से जांच की जा सकती थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से। विषय वर्तमान समय में और नई तकनीकी और विकसित हुई यहाँ पर। आज के समय में विज्ञान इतना आधुनिक हो चुका है कि बहुत पुराने या खराब हो चुके सबूतों से भी सच का पता लगाया जा सकता है। अर्थात घटना स्थल पर यदि पुरानी घटनाएं हैं और वहां पर सबूत मिट चुके हैं या थोड़े से बचे हुए हैं नाम मात्र, तो उससे वहां से भी प्राप्त करके हम अपराधी को पकड़ सकते हैं। अब हमारे पास जैसे कि पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और डीएनए सीक्वेंसिंग तकनीकें वो ताकतवर मशीनें विकसित हो गई, जिससे हम अपराधी को और जल्दी से जल्दी पकड़ सकते हैं और एक मात्र छोटे से बाल या लार की बूंद से भी हम अपराधी को पकड़ सकते हैं और उसका कच्चा चिट्ठा खोल सकते हैं। आज दुनिया भर की अदालतों में फोरेंसिक जीव विज्ञान के सबूतों को सबसे भरोसेमंद माना जा रहा है। अर्थात व्यक्ति की गवाही से ज्यादा, यहाँ कहने का मतलब है कि व्यक्ति की गवाही जितनी इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा यहाँ पर किस पे भरोसा किया जाएगा, तो फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट पर भरोसा किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि महत्वपूर्ण बिंदु हम देख लेते हैं जो हमने यहाँ पर चैप्टर देखा है परिचय के अंतर्गत, कि महत्व बिंदु ये है कि फोरेंसिक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द किससे हुई, तो फोरेंसिस से हुई। दो इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द, ग्रीक भाषा का शब्द नहीं है यहाँ पर। और फोरेंसिस से उत्पत्ति हो रही है। और शब्द शाब्दिक अर्थ क्या है इसका, तो फोरम से संबंधित है। और फोरम का मतलब क्या होता है, फोरम का मतलब होता है न्यायालय। फोरेंसिस का अर्थ किससे संबंधित ले रहे हैं हम, फोरम से। और फोरम का अर्थ क्या है, तो न्यायालय भी कहा जाता है उसे यहाँ पर। बायोलॉजी शब्द मूल शब्द किससे, दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक बायोस अर्थात जीवन और लोगोस अर्थात अध्ययन। तो जीवन का अध्ययन या जीवों का अध्ययन। प्रथम ऐतिहासिक प्रमाण पत्र प्रमाण कहाँ से मिले, तो प्रथम ऐतिहासिक प्रमाण हमें मिले हैं 13वीं शताब्दी में, चीन से मिले। ओंग सुंगजू की पुस्तक हुआ करती थी, उससे हमको यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। सुंगजू, इन्हें फोरेंसिक कीट विज्ञान का जनक भी कहा सकते हैं हम, या अग्रदूत माना जाता है। एंटेमोलॉजी अभी हम पीछे देखे थे कि सबसे पहले फोरेंसिक जीव विज्ञान में किसी भी अपराधी की पहचान हुई थी तो वो कीड़ों या कीड़ों के माध्यम से की गई थी, जिसे एंटेमोलॉजी कहा रहे थे, और सुंगजू ने की थी। तो फोरेंसिक कीट विज्ञान का अग्रदूत या जनक भी इन्हें माना जा रहा है, सुंगजू को। फिर रक्त समूह की खोज किसने करी, तो रक्त समूह की खोज हमारी हो गई है, सन 1900 में खोज हुई और वैज्ञानिक हमारे थे कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा ए बी ओ ब्लड ग्रुप के सिस्टम की खोज कर दी गई। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज तो 1984 में सर एलेक्स जेफरी के द्वारा शुरुआत करी गई है। यहाँ पर मुख्य साक्ष्य में क्या क्या हम इसमें उपयोग कर सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं, तो रक्त ले सकते हैं, बाल ले सकते हैं, लार ले सकते हैं, वीर्य ले सकते हैं, जैसे सीमेन, हड्डियां, ऊतक आदि का उपयोग किया जा सकता है मुख्य साक्ष्य के रूप में। आधुनिक तकनीक कौन सी है, तो पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी कहा जाता है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे इन्हें पूरी डिटेल में। और उसके बाद में होगा डीएनए सीक्वेंसिंग। वर्तमान में सबसे प्रभावी तकनीकी कौन सी है, तो डीएनए सीक्वेंसिंग। प्रत्येक व्यक्ति के क्रोमोसोम में जो डीएनए होते हैं उनका सीक्वेंस होता है और वो सबका सीक्वेंस बहुत अलग अलग होता है। उपयोगिता देखते हैं हम, तो उपयोगिता अपराधी की हम पहचान कर सकते हैं इससे। अज्ञात शवों को हम देख सकते हैं किसका है। पितृत्व की पहचान कर सकते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की किसकी पीढ़ी है। और विवादों को सुलझाने में ये सहायता करेगा। फोरेंसिक जीव विज्ञान का स्कोप, सेकंड पॉइंट हमारा दिया हुआ है फोरेंसिक जीव विज्ञान का स्कोप। तो फोरेंसिक जीव विज्ञान का स्कोप क्या है, तो फोरेंसिक जीव विज्ञान का ये हमारा पास अलग से पॉइंट दिया हुआ है, फोरेंसिक जीव विज्ञान का स्कोप। अब फोरेंसिक जीव विज्ञान के स्कोप देखते हैं और इसका कार्य क्षेत्र देखते हैं, कौन कौन से कार्य क्षेत्र हैं इसके हमारे। जैसे सिलेबस में हम एक बार और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर जीव विज्ञान का हम परिचय देना है की बात करी गई है, फोरेंसिक जीव विज्ञान का। उसके पश्चात दूसरा पॉइंट दिया है हमारे पास कार्य क्षेत्र। तो कार्य क्षेत्र को समझते हैं हम, कार्य क्षेत्र क्या होता है। तो फोरेंसिक जीव विज्ञान का
कार्य क्षेत्र बहुत विशाल है, अर्थात इसकी बहुत सारी ब्रांचेस है और अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग कार्य करता है। और फोरेंसिक जीव विज्ञान का विशाल होने के कारण इसका कार्य क्षेत्र विशाल तो है, पर खून की जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जीवन के हर उस अंश का अध्ययन किया जाता है जो कानून में मदद कर सकता है हमें। इसमें मुख्य क्षेत्र जैसे कि फोरेंसिक सीरोलॉजी। फोरेंसिक सीरोलॉजी क्या होता है? तो जीव विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अंतर्गत तरल पदार्थ जैसे कि ब्लड हो गया, स्लाइवा हो गया, सीमेन हो गया, पसीने का परीक्षण किया जाता है। किस किस चीज का? तो याद रखना, फोरेंसिक सीरोलॉजी। फोरेंसिक सीरोलॉजी में कितनी चीजें हमारे पास बता रहा है? फोरेंसिक सीरोलॉजी में हमें ब्लड दे रखा है, यहाँ पर तरल पदार्थों की बात हो रही है, ये याद रखना, लिख तरल। फिर उसके बाद में हमें लार दे रखी है, वीर्य दे रखा है, फिर उसके बाद में पसीने का जो परीक्षण है, आदि चीजों की बात यहाँ पर करी गई है। इसका मुख्य कार्य यह पहचान है कि अपराध स्थल पर मिला धब्बा किस तरल पदार्थ का है, वह किस व्यक्ति या इंसान या जानवर से संबंधित है। इसका अध्ययन किया जाता है इस तकनीकी के अंतर्गत, इस विषय के अंतर्गत, फोरेंसिक सीरोलॉजी, जो इसकी ब्रांच है मुख्य। जो फोरेंसिक बायोलॉजी है उसकी एक ब्रांच कह सकते हैं हम इसे, फोरेंसिक सीरोलॉजी को। और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है कि पहचानना है कि अपराध में जो मिला धब्बा है वो तरल पदार्थ मिला है, वो किस व्यक्ति का है, किस इंसान का है या जानवर का है, किससे संबंधित है, इस बात की करते हैं। तो ये पहली तो हमारी हो गई, इसकी ब्रांच हो गई, पहली ब्रांच है अपनी। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका कार्य क्षेत्र में और क्या क्या शामिल है। तो इसके कार्य क्षेत्र में जैसे कि डीएनए प्रोफाइलिंग भी शामिल है। डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग क्या है? आधुनिक समय में यह सबसे प्रभावशाली क्षेत्र है, डीएनए प्रोफाइलिंग। पिछले भी अभी बात करके आए कि सबसे ज्यादा पहचान के लिए मजबूत साक्ष्य कौन से थे? डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए। आधुनिक समय में यह सबसे प्रभावशाली क्षेत्र है। इसमें किसी भी जैविक साक्ष्य से व्यक्ति का डीएनए निकाला जाता है। जैविक साक्ष्य से, जैसे कि एक बाल तक भी हो सकता है, छोटी से छोटी कोशिका भी हो सकती है। चूंकि हर व्यक्ति का डीएनए अलग होता है, इसलिए इसके जरिए अपराधी की पहचान करना सबसे सटीक माना जाता है। सबसे सटीक तकनीकी पूछी जा सकती है, सबसे सटीक तकनीकी कौन सी है? तो सबसे सटीक तकनीकी माना जाता है किसे? तो अपना डीएनए वाली तकनीकी को, जो डीएनए प्रोफाइलिंग है, उसे सबसे सटीक तकनीकी माना जा रहा है। इसका उपयोग पितृत्व विवाद को सुलझाने में भी किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है फोरेंसिक कीट विज्ञान। अभी पीछे पढ़कर आए हैं हम इसे, फोरेंसिक एंटोमोबायोलॉजी कहा जाता है, फोरेंसिक कीट विज्ञान कहा जा रहा है। इस क्षेत्र में लाश पर पाए जाने वाले कीड़ों और उनके जीवन चक्र के अध्ययन किया जाता है कि कीड़ों की उम्र क्या है, और उनकी प्रजाति को देखकर विशेषज्ञ यह बता सकते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु कब हुई थी। उनकी एज पता करने के अनुसार कि 100 पे कब उन्होंने ग्रोथ करना शुरू कर दिया, कौन सी भी उनकी जनरेशन चल रही है अभी तक, उसका जनरेशन टाइम क्या था, पूरा अध्ययन करे जाएंगे। कितने समय पीछे की बात है ये। तो शव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया कि कहाँ पर ले जाया गया, वो सब जानकारी यहाँ से हमें मिल जाती है। उसके बाद फोरेंसिक वनस्पति विज्ञान, जिसको फोरेंसिक बॉटनी भी कहा जाता है। अपराध स्थल पे जो मौजूद पौधे के अवशेष भी होते हैं, जैसे कि पोलन ग्रेन जिसे कहा जाता है, परागकण, बीज, पत्तियां, लकड़ी के टुकड़े की जांच भी की जा सकती है इससे संबंधित में। यह साक्ष्य अपराधी की लोकेशन का पता लगाने में सिद्ध हो सकते हैं, मदद कर सकते हैं कि यह व्यक्ति वहां पर गया था, वहां से यहाँ आया, वहां पर ये पेड़ पाए जाते हैं, तो वहां से ऐसे परागकण इनके ऊपर गिरे होंगे, तो यहाँ से व्यक्ति के शरीर पे आए, तो वहां किस लिए गया था, यहाँ पर डेड बॉडी मिली तो कैसे डेड बॉडी आई यहाँ पर, सब पूरे पोलन ग्रेन से या परागकण से, बीज पत्तियों से भी हम इसके साक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारा फोरेंसिक नरविज्ञान, जिसे फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी भी कहा जाता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जब केवल कंकाल, हड्डियों के अवशेष मिलते हैं, तब यह विज्ञान काम आता है। पूरी प्रोसेस खत्म हो गई, अब सिर्फ हमें वहां पर घटना स्थल पर कंकाल मिला है, तो कंकाल के ढांचे का विश्लेषण करके व्यक्ति की उम्र, लिंग, पुरुष महिला है क्या है वो, कद कितना था, प्रजाति का पता लगाया जाता है। यह अज्ञात शवों की पहचान करने में अत्यंत आवश्यक होता है। वन्य जीव फोरेंसिक, वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक, इसमें क्या होता है, यह जानवरों के खिलाफ होने वाले अपराधों से संबंधित
अवैध कोई शिकार कर रहा है, तस्करी कर रहा है तो उनकी जांच करने में सहायता करती है। इसमें जब्त किए गए जो खाल होते हैं, सींग होते हैं, मांस होते हैं, उनके नमूनों की जांच करके ये पता लगाया जाता है कि वे किस जानवर के हैं और वो कहाँ से लाए गए। वो प्रतिबंधित श्रेणी में माने जाते थे, ये किसकी खाल है और ये कहाँ से प्राप्त हुई, ऐसे जानवर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं और कहाँ से शिकार किया गया है, ये प्रतिबंधित है क्षेत्र, फिर वहां से कैसे शिकार किया गया आदि पूरी जानकारी निकाल कर फिर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है इसमें। फोरेंसिक ओडेंटोलॉजी, ओडेंटोलॉजी मतलब दांतों से संबंधित है ये। तो इसमें क्या करते हैं कि दांतों के ढांचे पर काटने के निशान के आधार पर व्यक्ति की पहचान की जाती है। यदि किसी व्यक्ति ने या काट के मार दिया हो या लड़ाई झगड़ा हो रहा था, मारा कूट हो रही थी, उससे पहले किसी ने काटने की कोशिश करी, तो जो दांत के निशान गए हैं उससे भी पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति का वो संबंधित है। तो वो फोरेंसिक ओडेंटोलॉजी के अंतर्गत आता है। फिर फोरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, इसमें बैक्टीरिया वायरस का अध्ययन करके जहर जैसे कि टॉक्सिक या जैविक हमलों की जांच की जाती है। बैक्टीरिया से वायरस से अध्ययन करके जहर जैसे कि टॉक्सिक मटेरियल की जांच की जाती है और उससे संबंधित मामलों को इसमें देखा जाता है फोरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी। फिर उसके बाद फोरेंसिक ट्राइकोलॉजी, ट्राइकोलॉजी मतलब बालों से संबंधित है। यह केवल बालों की संरचना और उनकी बनावट और वैज्ञानिक अध्ययन पर केंद्रित है। बालों की संरचना, बनावट तथा उससे संबंधित पहचान कर सकते हैं कि किस व्यक्ति का बाल है। अगर घटना स्थल पे किसी का बाल भी पाया जाता है तो उससे भी पहचान की जा सकती है कि किस व्यक्ति का है और यहाँ उपस्थित था उस समय। फोरेंसिक पैथोलॉजी, फोरेंसिक पैथोलॉजी इसमें क्या होता था, मृत शरीर का पोस्टमार्टम करके मौत के सटीक कारणों का, समय का पता लगाया जाता है कि कब और किससे हुआ था। तो सबको पोस्टमार्टम से संबंधित जानकारी होगी। इसमें मृत शरीर को क्या करते हैं हम, पोस्टमार्टम करके मौत की सटीक कारणों की जानकारी लगाते हैं, फोरेंसिक पैथोलॉजी कहा जाता है इसको। फिर उसके बाद फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी मतलब जैविक नमूनों जैसे कि खून, लीवर में जहर, ड्रग्स, एल्कोहल की उपस्थिति की जांच की जाती है, उसे फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। अर्थात किसी को जहर दे के मार दिया गया, ड्रग्स के कारण मर गया, ज्यादा अधिक दारू या एल्कोहल कंज्यूम करने के बाद उसकी डेथ हो गई है, तो कैसे पता चलेगा। उसके जो बॉडी के पार्ट्स निकाले जाएंगे, अंग निकाले जाएंगे, उसमें टेस्ट लगाया जाएगा कि क्या इसमें कौन सा जहर पाया गया है। उसके आधार पर ही फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत जांच करी जाती है। फिर उसके बाद में पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी क्या है देखते हैं, इससे संबंधित फोरेंसिक पेलिनोलॉजी तो अपराध स्थल से जुड़े जो धूल कणों और पराग कणों, पोलन से संबंधित है, पोलिनोलॉजी भी कह सकते हैं हमें, पेलिनोलॉजी भी कहा जा रहा है इसे, का जो सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं धूल के कणों तथा जो पराग कण होते हैं उनके क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म अध्ययन कर रहे हैं। उसके पश्चात हमें दिख रहा है ये मोलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, इसके अंतर्गत मोलिकुलर जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसे कि इसमें हम मुख्यतः डीएनए से संबंधित बात करेंगे। डीएनए तकनीकी का उपयोग करके संक्रामक रोगों, रोग जनकों की पहचान करना, जो अपराध से संबंधित जुड़े हुए आदि की जांच करते हैं हम किसमें, तो मोलिकुलर डायग्नोस्टिक्स में। डीएनए तकनीकी का उपयोग करके संक्रामक रोगों एवं रोग जनकों की पहचान करना है। संक्रामक रोगों से संबंधित बात कर रहे हैं यहाँ पर। फोरेंसिक विज्ञान में 7 बुनियादी सिद्धांतों के नाम केवल इस प्रकार है, जैसे कि इसमें कितने सिद्धांत, अपना हमारा अगला टॉपिक था सिद्धांत समझिए। तो मुख्य इसमें जो सिद्धांत है वो सिद्धांत हमारे कितने हैं, तो मुख्य बुनियादी सिद्धांत हमारे पास 7 है। तो एक बार हम पुनः रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके पश्चात हम अगले लेक्चर में फोरेंसिक विज्ञान के बुनियादी 7 सिद्धांतों के समझेंगे, नाम भी देखेंगे और उनकी जानकारी भी समझेंगे कौन कौन से सिद्धांत है। फोरेंसिक जीव विज्ञान का हमने परिचय देखा, फोरेंसिक जीव विज्ञान क्या है, शब्दों से संबंधित जुड़े देखा, जानकारी देखी हमने थोड़ी सी उसकी। इसी प्रकार जो हमारा ये टॉपिक दिया हुआ है अभी पूर्णतः कवर नहीं हुआ, लेकिन कुछ हद तक हम यहाँ समझ सकते हैं कि फोरेंसिक जीव विज्ञान का परिचय और कार्य क्षेत्र क्या है।
नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं सिद्धांत और नैतिकता। फिर उसके बाद हम महत्व, तीनों चीजें एक साथ देख लें। या एक हुआ सिद्धांत हुआ तो केवल हम सिद्धांत देखेंगे। इसी प्रकार आगे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास उचित समय पर नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और थोड़ा स्पीड से और जल्दी जल्दी हमें सिलेबस कवर करना होगा, क्योंकि समय का अभाव रहता है, सिलेबस बड़ा रहता है, तो स्पीड जरूरी है इसमें। ठीक है, आज का इतना ही। धन्यवाद।